जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। सऊदी फौजी दस्तों ने खाना काबा को बाजियाब कराने की हर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फौज का भारी जानी नुकसान भी हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान से एसएसजी कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्ते की मुसलसल जदोजहद के बाद खाना काबा को हमलावरों से आजाद करवा लिया गया। हमलावरों के सरबराह रहमान को 60 साथियों समेत जिंदा पकड़ा गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई ताउन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में ज़ियाउल हक को हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया में पाक फौज को मकामात मुकद्दसा की हिफाजत करने वाली फौज के तौर पर देखा जाता है। जहां यह वाकया ज़ियाउल हक को हीरो बनाता है, वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्जे ने उनकी जात को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो जनरल ज़ियाउल हक का यह बयान सामने आया कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल ज़ियाउल हक सियाचिन को तो भारत से वापस ना ले सके, अलबत्ता उन्होंने बाद में भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग से जरूर बचा लिया। हुआ कुछ यूं कि 1987 में भारत ने ब्रास टैग के नाम से राजस्थान में जंगी मशकें शुरू की। जनरल ज़िया को खुफिया इतला मिली कि भारत इन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर होने वाला है। ज़ियाउल हक पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुंचे और वजीर आजम राजीव गांधी से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय वजीर आजम को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फौज पीछे हटा ली। जनरल ज़ियाउल हक को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि 12 सफ़ात का किताबचा है जिसे किसी भी वक्त फाड़ कर बाहर फेंका जा सकता है। इसीलिए वो आइन में मन मर्जी की तरामीम करते रहे ताकि इक्तदार पर उनकी गिरफ्त ज्यादा वक्त रह सके। जनरल ज़ियाउल हक ने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। उनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने के लिए सलाद कमेटियां कायम की गई। बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाने लगी। अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए, शरई सजाएं नाफिज हुई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, शरीयत कोर्ट और रोयत हलाल कमेटी का कयाम भी ज़ियाउल हक के कारनामों में शामिल है। उन्हीं के दौर में तौहीन मजहब पर मौत की सजा भी मुकर्रर हुई। जनरल ज़िया ने आर्टिकल 62 और 63 को भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत हर रुकने असेंबली का सादिक और अमीन होना लाजमी करार पाया। इसी शिक के तहत बाद में एक वजीर आजम और वजीर खारजा ताहयात नाअहल हुए। जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2) को शामिल किया और इस शिक के तहत सदर को असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क भर में रेफरेंडम भी करवाया। इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निजाम चाहते हैं तो फिर ज़ियाउल हक अगले 5 साल सदर रहेंगे, जिसमें बच्चों तक को वोट डालने की इजाजत थी। और फिर जैसा कि तवक्को थी, ज़ियाउल हक 97.7% के भारी अक्सरियत से ये रेफरेंडम जीत गए। मुख्तसर ये कि ज़ियाउल हक ने आइन के तहत सारे इख्तियारात अपने कब्जे में करने के बाद 1985 में इलेक्शन करवा दिए। ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर करवाए गए थे, जिससे मुल्क भर में बरादरीज़म को फरोग मिला।
इलेक्शन के बाद जनरल जियाउल हक ने असेंबली में वोटिंग कराने के बजाय अपनी मर्जी से मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम बना दिया। ज्यादातर अरकान असेंबली जुनेजो को जानते तक नहीं थे और एक दूसरे से पूछते थे कि मोहम्मद खान जुनेजो कौन है। जनरल जिया का ख्याल था कि जुनेजो उनके दस्तनगर रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जुनेजो बहरहाल एक सियासतदान थे और खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उन्होंने इख्तियारात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरी दिनों में वो कई मामलात में जनरल जिया से मशवरा तक नहीं करते थे। अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला के लिए जिनेवा कन्वेंशन के मुआहदे पर उन्होंने जिया से मशवरे के बगैर ही दस्तखत कर दिए। नाज़रीन, ऐसा करने पर जुनेजो को भी वही सजा मिली जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्जा तक के दौर में तमाम वज़ीर आज़म को मिलती रही हैं। जुनेजो के इक़दामात जब जनरल जिया की बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने अपने आईनी तरमीम के तहत पहली बार 58(2) का इख्तियार इस्तेमाल किया और जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रहे थे, जो उस वक्त पंजाब हुकूमत में वजीर आला थे। जब जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो नवाज शरीफ को बरतरफ नहीं किया गया, बल्कि उन्हें निगरान वजीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया। जिया दौर में मुल्क के मुआशी हालात बेहतर थे और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत होती थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रूस के मुकाबले में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। कई साल से लगी मुआशी पाबंदियां अमेरिका ने हटा ली थी और अमेरिकी अमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इस वक्त रूस मुखालिफ यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए थे। बड़ी तादाद में लोग बैरून मुल्क रोजगार कमाने के लिए गए, जिसकी वजह से आम लोगों के मुआशी हालात बेहतर हुए। ताहम उनके मुखालिफिन इस तरक्की को मसनूई तरक्की और अमरीकी अमदाद का नतीजा करार देते हैं। जनरल जियाउल हक की हुकूमत के सियासी हालात की मुख्तसर कहानी तो आपने देखी, लेकिन जनरल जिया का असल दौर कैसा था, ये सब अगली किस्त में देखने के लिए हमारे चैनल खबरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को जरूर दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज।